गांव में हरिशंकर नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटी बेटी थी जिसका नाम लक्ष्मी था। हरिशंकर की अपनी कोई जमीन नहीं थी, इसलिए वह दूसरों की जमीन पर खेती करता और जो कुछ पैसे मिलते उसे अपने घर का गुजारा करता था। पिछले कुछ दिनों से हरिशंकर को गांव में कहीं भी काम नहीं मिल रहा था, जिससे वह बहुत परेशान था। आज कुछ सामान लाए हो या नहीं? घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा है। बस थोड़े से दाल चावल थे, उनका मैंने खिचड़ी बना ली है। पिछले कई दिनों से गांव में कोई काम नहीं मिल रहा है। लोगों का कहना है कि इस महीने काम करवाने के लिए कोई काम नहीं है। जब फसलों की कटाई होगी तब काम मिलेगा। अब मैं तो यह सोचकर परेशान हूँ कि इस महीने अगर कोई काम नहीं मिला तो सबके खाने पीने का जुगाड़ मैं कैसे करूँगा। अजी, आप एक काम करो, अपने बचपन के मित्र सोहन के पास जाकर कोई काम मांगो। वह आपको कोई ना कोई काम जरूर बता देगा। अपनी पत्नी का बात सुनकर हरिशंकर अपने बचपन के दोस्त सोहन के पास चला जाता है और उससे कहता है, सोहन भाई, मैं इस वक्त बहुत परेशानी से गुजर रहा हूँ। गरीबी से हाल बेहाल हो रहा है। घर में खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं है। सोहन भाई, तेरे पास एक उम्मीद लेकर आया हूँ। तुम्हारे पास ढेर सारी जमीन है, दुकान है। तुम मुझे अपने खेतों या दुकान पर कोई भी काम दे दो। बड़ी मेहरबानी होगी भाई। मैं बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा तुम्हारा। हरिशंकर, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना जमीन है ना दुकान है। यूं समझ लो, मेरा हाल भी बिल्कुल तुम्हारी तरह है। हाँ, अगर फिर भी तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपने साथ रख सकता हूं। लेकिन देखो, काम थोड़ा मुश्किल होगा। मुश्किल तो सभी काम में होते हैं भाई। अगर हम मेहनत से करें तो मुश्किल काम भी आसान लगने लगता है। यह काम उतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। असल में मैं एक औरत के साथ चोरी करने का काम करता हूं। अगर तुम्हारी दिलचस्पी हो तो तुम भी हमारे साथ जुड़ सकते हो। चोरी? अरे नहीं नहीं भाई, मुझसे ये काम बिल्कुल नहीं होगा। मैं ऐसे गलत कामों में कभी हाथ नहीं डाल सकता। ये मेरी सोच और सिद्धांतों के खिलाफ है। तुम चाहे जितना कह लो, लेकिन ये काम मेरे बस का नहीं है। मैं ईमानदारी से जीने में ही विश्वास रखता हूँ। देखो हरिशंकर, घर चलाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। हालात ऐसे हैं कि खाली बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। अब बीवी बच्चों को भूखा तो नहीं देखा जा सकता। उनके लिए तो हमें हर हाल में कमाना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि यह काम सही नहीं है, लेकिन जब पेट की आग जल रही हो और सामने कोई और रास्ता नजर न आए तो इंसान मजबूर हो जाता है। आखिर जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना आसान नहीं है। कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो घर कैसे चलेगा। काफी सोच विचार के बाद हरिशंकर आखिरकार सोहन की बात मान लेता है और चोरी करने के लिए तैयार हो जाता है। हालात की मजबूरी और परिवार की जिम्मेदारियों के बोझ ने उसे इस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। अब हरिशंकर, सोहन और मालती तीनों मिलकर चोरी करने लगते हैं। कुछ ही दिनों में वे अच्छा खासा पैसा चुराकर जमा कर लेते हैं। एक दिन उन्हें पैसों से भरा एक थैला मिलता है, जिसे वे ऐसी जगह छिपा देते हैं जहां किसी की नजर न पड़े। इसके बाद वे तीनों उस थैले की हिफाजत अपनी जान से भी ज्यादा करने लगते हैं, मानो वह थैला उनकी सारी दौलत और सपनों का प्रतीक हो। लेकिन कुछ ही दिनों में उनका मन चोरी से भर जाता है और वे इस जिंदगी से ऊबने लगते हैं। फिर एक दिन हरिशंकर अपने दोस्त से कहता है, अब तो और चोरी करने का मन नहीं करता। हमें इस पैसे का सही इस्तेमाल करना चाहिए और एक नई शुरुआत करनी चाहिए। तुम बिल्कुल सही कहते हो भाई। मैं तो इस चोरी की जिंदगी से थक गया हूं। हर वक्त डर बना रहता है कि कहीं पकड़ ना जाएं। अगर कभी पकड़े गए तो लोग बुरी तरह पीटेंगे और फिर राजा के सामने पेश करेंगे। राजा की सजा तो अलग ही होगी। तुम सही कह रहे हो सोहन। मैं भी यही चाहता हूँ कि अब हम एक ईमानदार और सुकून भरी जिंदगी जिएं। चोरी से कभी किसी का भला नहीं हुआ है, इसीलिए अब वक्त आ गया है कि हम यह काम छोड़ दें और एक नई शुरुआत करें। इस थैले में से पैसे निकालकर उनका सही इस्तेमाल करते हैं। जितने भी पैसे मिलेंगे उनसे हम कोई काम शुरू कर लेंगे। फिर हम चैन और सुकून से अपनी जिंदगी जी सकेंगे, बिना किसी डर या चोरी के। अगर तुम दोनों का अब चोरी करने का मन नहीं है तो हम एक काम करते हैं, हम इन पैसों को छुपा कर रखते हैं। अगर किसी को शक हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हमें किसी ऐसी जगह जाना चाहिए जहां हमें कोई न जानता हो। वहां हम ईमानदारी से काम करेंगे
और सुकून चैन की जिंदगी जिएंगे। फिर जैसे ही मौका मिलेगा इन पैसों को आपस में बांट लेंगे। मालती, तुम सही कहती हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए। तीनों ने तय कर लिया था कि वे अब कहीं और काम करेंगे और अपनी जिंदगी चैन से बिताएंगे। लेकिन मालती की नजर उस थैले पर थी। वह सोच रही थी, मुझे किसी भी तरह से इन दोनों से यह थैला चुराकर भागना है। उसके बाद मुझे कभी भी कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मालती उस पैसों को चुराने के लिए सही मौके का इंतजार करने लगी। तीनों पैसे से भरा थैला लेकर गांव से दूर एक जंगल में पहुंच गए। वहां उन्हें एक साधु का आश्रम मिला। मालती साधु से कहती है, हम तीनों व्यापारी हैं और शहर में कुछ काम शुरू करना चाहते हैं। आपका घर शहर के नजदीक है, जो हमारे लिए फायदेमंद होगा। इससे हमें शहर आने जाने में आसानी होगी। हम कुछ दिनों के लिए आपके घर में रुकना चाहते हैं और इसके बदले आपको अच्छे पैसे देंगे। पैसों का नाम सुनकर साधु अंदर ही अंदर खुश होने लगते हैं। साधु बहुत ही चतुर थे, लेकिन जितने वे चतुर थे उतने ही समझदार भी थे। उन्होंने तीनों की खूब खातिरदारी की और फिर बोले, आप जब तक चाहें तब तक यहाँ रह सकते हैं। इसे अपना ही घर समझें, बेटा। तीनों को यह समझ आ चुका था कि साधु एक दयालु इंसान है, जिन्हें पराई दौलत का कोई लालच नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपने पैसों से भरा थैला साधु को संभालने के लिए दे दिया, भरोसा करते हुए कि वह उसकी रक्षा करेंगे। कृपया आप इस थैले को संभाल कर रखना और एक बात का ध्यान रखना, इस थैले को हमें तभी देना जब हम तीनों एक साथ आपसे लेने आए। ठीक है, मैं इस थैले को बहुत संभाल कर रखूंगा। लेकिन इस थैले के अंदर क्या है, ये तो बताओ मुझे। इस थैले के अंदर हम तीनों की जिंदगी भर की कमाई है, इसलिए तुम्हें संभालने के लिए दे रहे हैं। साधु उस थैले को एक खुफिया जगह पर छुपा देते हैं ताकि किसी को पता न चले। अगले दिन तीनों काम की तलाश में निकल जाते हैं। पूरा दिन हो जाता है, लेकिन उन्हें कहीं भी काम नहीं मिलता, जिससे वे बहुत थक जाते हैं। फिर वे साधु के आश्रम से थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे बैठ होते हैं। भाइयों, पूरा दिन बीत गया, लेकिन हमें कहीं भी काम नहीं मिला। अब तो मुझे तेज भूख लग रही है। मन कर रहा है कि हम इसी पेड़ के नीचे बैठकर कुछ खा लें। मैं भी बहुत थक गया हूँ और मुझे भी भूख लगी है। लेकिन खाना लेने कौन जाएगा साधु के घर? हमें तो यहाँ बैठकर इंतजार करना चाहिए। मालती इसी घड़ी का इंतजार कर रही थी। वह सोचने लगती है, यही सही वक्त है उस पैसे से भरे थैले को गायब करने का। किसी भी तरह मुझे साधु से वह थैला लेना होगा। मैं खाना लेने जा रहा हूँ, तुम दोनों यहीं आराम करो। मालती साधु के घर पहुंचकर बोली, बाबा, मुझे मेरे दोस्तों ने पैसों से भरा थैला लेने भेजा है। दरअसल हम उस पैसों के 4 हिस्से करना चाहते हैं। 4 हिस्से क्यों करना चाहते हो? तुम तो 3 हो, फिर एक हिस्सा किसका है? वह एक हिस्सा हम तुम्हें देना चाहते हैं, क्योंकि तुमने हमारी देखभाल की है। तुम्हें पता है उस थैले के अंदर पैसों का ढेर है। तुम्हारे हिस्से में बहुत सारे पैसे आएंगे और तुम उन पैसों से अपनी बच्ची की जिंदगी आराम से काट लोगी। जल्दी करो, मुझे वह थैला लाकर दो। मुझे अपने हिस्से का कोई मोह नहीं है। मैं तुम्हें पैसों से भरा थैला तभी दूंगा जब तीनों एक साथ मेरे पास थैला लेने आओगे। मालती सोचने लगती है, ये साधु तो बहुत चालाक है। ये मेरी बातों में आ ही नहीं रहा। अब मैं क्या करूं? एकदम मालती के दिमाग में एक विचार आया। उसने साधु से कहा, अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो तुम खुद जाकर पूछ लो। साधु घर से बाहर निकले। उसने दोनों को एक पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा। दूर से ही उसने उन्हें आवाज लगाई, क्या तुम दोनों ने अपने दोस्त को पैसों से भरा थैला लेने भेजा है? हरिशंकर और सोहन को साधु की आवाज साफ सुनाई नहीं दी। उन्होंने सोचा, साधु खाने के लिए पूछ रहे हैं, इसलिए उन्होंने साधु से कहा, हाँ, उसे दे दीजिए। साधु ने सोचा, यह व्यक्ति सही कह रहा है। उसने अपना थैला मंगाया है और मुझे भी हिस्सा देना चाहता है। बेचारा बहुत नेक आदमी है। साधु सोहन के पास जाकर बोला, तुम मेरा यही इंतजार करो, मैं पैसों से भरा थैला लेकर आ रहा हूँ। साधु ने पैसों से भरा थैला मालती को दे दिया।
थैला लेकर तुरंत ही वहां से चलता बना। उधर हरिशंकर और सोहन पेड़ के नीचे बैठकर मालती का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। समय धीरे धीरे गुजर रहा था, लेकिन उनकी निगाहें लगातार उसी दिशा में टिकी थीं जहां से मालती के आने की उम्मीद थी। सोहन भाई, मालती को गए काफी देर हो गई है, लेकिन अब तक वह खाना लेकर नहीं आई। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। हमें चलकर वहां देखना चाहिए। दोनों साधु के घर की ओर निकल पड़े। घर पहुंचकर वे साधु से बोले, हमने मालती को खाना लेने भेजा था, लेकिन वह अब तक लौटकर नहीं आई। क्या आप बता सकते हैं वह अभी कहाँ है? तुमने उसे खाना लेने भेजा था या पैसों से भरा थैला? अरे नहीं, हमने तो उसे सिर्फ खाना लेने के लिए ही भेजा था। पैसों से भरा थैला लेने की बात तो कभी हुई ही नहीं। उन दोनों की बात सुनकर साधु के चेहरे पर घबराहट साफ झलकने लगी। उसने अपनी आंखों में चिंता का भाव लिए इधर-उधर देखा और धीमी आवाज में बोले, उसने मुझसे कही थी कि तुमने उसे पैसों से भरा थैला लेने भेजा है। मैंने तुमसे भी पूछा था और तुमने कहा, हाँ, दे दीजिए। इसी वजह से मैंने उसे थैला दे दिया। अब समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या गलत हो गया है। मुझे लगा कि सब ठीक है। साधु की यह बात सुनकर उन्हें एक जोर का झटका लगा। वे तुरंत समझ गए कि उनके दोस्त मालती ने उन्हें धोखा दे दिया है। हमने आपसे साफ साफ कहा था कि पैसों से भरा थैला तभी देना जब हम तीनों एक साथ आपके पास आकर थैला मांगे, लेकिन आपने हमारी बात नहीं मानी। आपने बिना हमसे पुष्टि किए थैला मालती को दे दिया। अब देखो, उसने हमें धोखा दिया और गायब हो गया। अगर आपने हमारी बात मानी होती तो यह सब नहीं होता। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम दोनों ने हमारी संपत्ति हड़पने की कोई चाल चले हो। तुम भी उसके साथ मिले हुए हो और हमें बेवकूफ बना रहे हो। दोनों की बातें सुनकर साधु बेहद दुखी हो गई। उसके चेहरे पर उदासी और पछतावे के भाव साफ झलकने लगे। उसने गहरी सांस लेकर बोले, मैंने जीवन में कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं की। तुम बेवजह मुझ पर शक कर रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो। अब तुम्हें हमारे साथ गांव के मुखिया के पास चलना ही होगा। वहां सब सच सामने आ जाएगा और फिर तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। दोनों साधु को मुखिया के पास ले जाते हैं और फिर मुखिया से कहते हैं, मुखिया जी, हम तीनों ने इस साधु को अपनी जिंदगी भर की कमाई संभाल कर रखने के लिए दिया था। हमने उनसे कहा था कि हमें पैसों से भरा थैला तभी देना जब हम तीनों एक साथ आपके पास लेने आएंगे, लेकिन उन्होंने हमारी गैर मौजूदगी में वह थैला हमारे दोस्त मालती को दे दिया और वह थैला लेकर फरार हो गई। क्यों साधु जी, क्या ये दोनों सच बोल रहे हैं? हाँ मुखिया जी, ये दोनों सच बोल रहे हैं। लेकिन मैंने इनसे आवाज देकर पूछा था कि क्या तुम्हारे दोस्त को पैसों से भरा थैला दे दूं? तो इन्होंने हाँ कर दिया, इसलिए मैंने उसे थैला दे दिया। नहीं मुखिया जी, ये झूठ बोल रहे हैं। हमने खाना देने के लिए कहा था, न कि पैसों से भरा थैला देने के लिए। मुखिया जी, यह भी हमारे दोस्त मालती के साथ मिले हुई है। यह सब इस साधु की लापरवाही की वजह से हुआ है, जिससे तुम दोनों को नुकसान हुआ है। इसलिए तुम्हारा नुकसान का सारा हर्जाना साधु को 3 दिन के अंदर भरना होगा। अगर ये हर्जाना नहीं भर सके तो फिर इन्हें सजा मिलेगी। मुखिया की यह बात सुनकर साधु रोते हुए अपने घर चले जाते हैं। हे सर्वशक्तिमान, मेरी मदद कर। मैं उन दोनों का धन कहां से लौटाऊं? इस उम्र में मैं उनकी भरपाई कहां से करूंगा? मुखिया का आदमी मुखिया से कहता है, मुखिया जी, मुझे लगता है कि वह साधु बेकसूर है। हमें एक बार इस मसले की सही से जांच करनी चाहिए। वह इस उम्र में उन दोनों का इतना सारा धन कहां से लौटा पाएंगे? तुम सही कहते हो। हमें इस मामले की सही से जांच करनी चाहिए। तुम एक काम करो, कल भेष बदलकर उस साधु के घर जाओ और सच का पता लगा कर आओ। अगले दिन मुखिया का आदमी एक साधारण आदमी का भेष बदलकर साधु के घर पहुंच जाता है। जब वह साधु के घर पहुंचता है, उस वक्त साधु रो रहा होता है। मुखिया का आदमी साधु से कहता है, बाबा, आप क्यों रो रहे हैं? आपको कोई परेशानी है क्या? नहीं बेटा, मैं अपनी हालत पर रो रहा हूं। मैंने हमेशा दूसरों की मदद की और आज मुझे इसका यह नतीजा मिल रहा है। साधु मुखिया के आदमी को अपनी सारी बात बताते हैं। किस तरह मालती उसे धोखा देकर पैसों से भरा थैला लेकर भाग गई और मुखिया ने 3 दिन के अंदर हरिशंकर और सोहन का हार जाना भरने का वक्त दिया है।
साधु का यह बात सुनकर मुखिया का आदमी कहता है, जो तुमसे ऐसा सुलूक कर रहे हैं उन्हें उनकी करने की सजा जरूर मिलेगी। तुम परेशान मत हो बाबा, सब कुछ सही समय पर ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो। मुखिया के आदमी मुखिया के घर जाकर मुखिया को सारी बात बताता है। मुखिया अपने आदमी का बात सुनकर मुखिया जी बहुत हैरान होते हैं। फिर वह मुखिया अपने आदमी से कहते हैं, ये तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या तुम इस मामले को हल कर सकते हो? जी मुखिया जी, बिल्कुल। जैसे उन तीनों ने साधु से शर्त लगाई थी कि हमें पैसों से भरा थैला तभी देना जब हम तीनों एक साथ लेने आए, लेकिन वे तो सिर्फ 2 हैं। इसीलिए शर्त के अनुसार थैला तभी मिलेगा जब तीनों एक साथ आएंगे। बहुत अच्छा, तुम बहुत समझदार हो। जाओ, साधु और उन दोनों को बता दो कि इस मुकदमे का फैसला दोबारा होगा। अगले दिन साधु और हरिशंकर दरबार में आए। मुखिया उन दोनों से कहा, तुम्हारी शर्त थी कि साधु वह पैसों से भरा थैला तभी देगा जब तुम तीनों एक साथ थैला लेने आओ। जी बिल्कुल मुखिया जी, हमने ऐसा ही कहा था कि जब हम तीनों एक साथ आएंगे तभी हमें पैसों से भरा थैला देना। तो ठीक है, फिर फैसला हो गया। साधु तुम्हें पैसों से भरा थैला देने के लिए तैयार है, लेकिन तुम्हें वह तभी मिलेगा जब तुम तीनों एक साथ थैला लेने आओगे। अगर तुम्हें पैसों से भरा थैला चाहिए तो अपने तीसरे मित्र को भी लाना होगा, तभी तुम्हें थैला मिल सकता है। जाओ, अपने तीसरे साथी को बुला कर लाओ ताकि शर्त पूरी की जा सके। लेकिन मुखिया जी, हम उसे कहां से तलाश करके लाए? वह तो पैसों से भरा थैला लेकर फरार हो गई है। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हें पैसों से भरा थैला चाहिए तो शर्त पूरी करनी होगी, वरना तुम यहाँ से जा सकते हो। दोनों बिना कुछ कहे मुखिया के से चले जाते हैं। मुखिया का फैसला सुनकर साधु खुश हो जाते हैं। इसके बाद हरिशंकर और सोहन मालती को बहुत तलाश करते हैं, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चलता। एक दिन वे दोनों गांव के एक पुराने पेड़ के नीचे बैठकर अपनी मुश्किलों पर चर्चा कर रहे होते हैं। हमें किसी भी तरह मालती को ढूंढना होगा। बिना उसे लाए हमें पैसों से भरा थैला नहीं मिलेगा। लेकिन मालती हमेशा से ऐसे ही थी। जब भी उसे जरूरत होती है वह भाग जाती है। हमें उसे इस बार समझाना होगा कि हमें उसकी मदद की जरूरत है। तभी एक वृद्ध व्यक्ति उन लोगों के पास आता है। बच्चों, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? दादाजी, हम अपने दोस्त मालती को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उसने हमें धोखा देकर पैसों से भरा थैला ले ली और भाग गई। हर समस्या का समाधान होता है। तुम उसे खोजने की बजाय उसकी अच्छाइयों पर ध्यान दो। एक बार जब वह समझेगी कि तुम लोग उसके साथ हो, तो वह खुद तुम्हारे पास लौट आएगी। हरिशंकर और सोहन उस बात को ध्यान में रखते हुए वापस गांव लौट आते हैं।